हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है नीरज, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2023 में 293 रैंक सिक्योर किया है और इन्हें एएसओ एमईए का पोस्ट मिला है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका स्ट्रैटेजी क्या रहा है, इतना अच्छा मार्क्स लाने का क्या राज रहा है, इन्होंने क्या क्या बुक्स फॉलो किया है, क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और बहुत सारी इनसे बातें करेंगे, ताकि जो एसएससी सीजीएल का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी एक गाइडेंस मिले कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया और आप भी कैसे एक इतना अच्छा पोस्ट पे आ सकते हो, एएसओ एमईए एएसओ सीएसएस का पोस्ट ले सकते हो। तो हम सबसे पहले नीरज की इंट्रोडक्शन से जानते हैं। तो नीरज, सबसे पहले वेलकम है हमारे इस जो इंटरव्यू वाला सेशन है, और आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को मौका देने के लिए। मेरा नाम नीरज झा है। मैंने 2023 से एएसओ इन एमए लिए है विथ AIR 293। इससे पहले मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर था CAG में। अच्छा 2022 से अच्छा, तो आप पहले ऑडिटर थे। असिस्टेंट ऑडिट अच्छा, ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, लेकिन आपको साउथ में मिला, तो फिर आपने फिर से दोबारा प्रिपरेशन करके आपको इस बार एएसओ में मिला। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि कितना आपको मार्क्स आपको मिला है एसएससी में, प्री में और मेंस में। अभी 2023 में कितना कितना मार्क्स आया था? मेरे प्री में रो स्कोर था 170, जो कि नॉर्मलाइज होकर 180 हो गया था। अच्छा। और मेंस में मेरा रो स्कोर था 331, जो नॉर्मलाइज होकर 327 हो गया था। अच्छा, तो आपको मार्क्स तो काफ़ी अच्छा, 180 प्री में और 327 मेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने जो प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया वो कब से किया? ग्रेजुएशन आपने कब किया था और कब से आपने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन? मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट करी थी और उसी साल मैंने 1 अगस्त से स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन। उससे पहले बस मेरे को थोड़ा बहुत मैथ का आइडिया था, क्योंकि मैंने अपने प्लेसमेंट के लिए उसको करा था। तो 2021 से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। पहला अटेम्प्ट आपने दिया, क्या हुआ उसका रिजल्ट? सीजीएल 2021 में पहला अटेम्प्ट था, उसमें मैं मेरिट आउट हो गया था। अच्छा, मेरिट से आउट हो गया था। हाँ। फिर उसके बाद मैंने CGL 22 दिया, जिसमें मुझे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मिला था CAG में। और उसके बाद 2023 दिया, क्योंकि 2022 में मुझे जो मिला था उसको मेरे होम टाउन में नहीं मिला था। तो मेरे को था कि मुझे दिल्ली लेनी है, तो फिर मैंने 2023 अपेयर हुआ और जिसमें मुझे MA मिला। अच्छा, तो आपने 23 इसलिए अपेयर किया क्योंकि आपको डबल गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट 4800 मिल गया था साउथ में, लेकिन आपको अपना होम स्टेट चाहिए था तो 4600। लेकिन आपने एमईए तो लिया, तो इसमें भी तो आपको फिर विदेश जाना पड़ेगा, आपको होम टाउन तो रखेंगे नहीं, वो फैक्टर था मेरे को। मैंने मतलब ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग होती है, इस सब से भी थोड़ा मेरा इंक्लिनेशन था कि कैसे वर्क होता है। मेरे को मेनली पार्लियामेंट देखना है कि कैसे वो एक्चुअली वहाँ पे इतने पावरफुल मिनिस्टर वगैरह कैसे काम करते हैं। मुझे उस चीज़ों से बहुत अच्छा ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे इनका देखा कि पहला अटेम्प्ट में फेल होने के बाद इन्होंने अपना लाइन छोड़ा नहीं, आपने फिर भी एसएससी का तैयारी किया और उसके बाद भी आपको कुछ पोस्ट मिल गया, फिर भी आपको जो डिजायरेबल पोस्ट था उसके लिए आपने प्रिपरेशन किया और 23 में आपने इतना अच्छा मार्क्स लाया। ठीक है, तो अब हम जानेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। आपको जानते हैं क्या आपने कोई बहुत अच्छे CBSE बोर्ड या सब स्कूल से किया था ये अपना तैयारी, मतलब पढ़ाई? बोर्ड तो मेरा CBSE था, मगर हिंदी मीडियम से था, जो कि सरप्राइजिंग है बहुत से लोगों के लिए कि दिल्ली में मतलब CBSE बोर्ड हिंदी में भी होता है। मगर मेरी 12th तक हिंदी था और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी थी मेट रोहिणी से। तो वहाँ से मेरा थोड़ा इंग्लिश वगैरह को लेके कि रीडिंग वगैरह स्टार्ट हो तो आपने 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है? 12th में हिंदी मीडियम तक 10th तक होगा शायद। 10th तक था। 10th तक हिंदी मीडियम, फिर 12th, फिर उसके बाद आपने इंग्लिश में सारे बुक्स होते हैं अब तो 12th में लगभग मैक्सिमम। तो 10th तक इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, फिर भी उसके बाद इन्होंने इतना अच्छा रैंक वैंक लेकर के आया। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना है कि आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हो या फिर ऐसा आपका बैकग्राउंड अगर लो है। इनका भी बैकग्राउंड जहाँ तक इन्होंने बताया है कि मॉडरेट ही है, जो बिलो होता है, जो उस टाइप के मतलब बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, जो हम्बल बैकग्राउंड होता है उस टाइप से आए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा जानेंगे इनके स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा, कि आपने क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, कैसे आपने तैयारी किया भाई, वो सब थोड़ा बता दो। हम एक एक सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले मैथ्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैंने मैथ्स पहले गगन प्रताप सर से करी। एक्चुअली मैंने तो स्टार्ट खुद से ही करा था, मगर मेरे को नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम थोड़ी आ रही थी, तो मैंने किसी दोस्त ने कहा कि तू मेरे से वीडियो से देख ले, मतलब उसने परचेज कर रखा था। तो नंबर सिस्टम देखा तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरे को आता है तो वही एक्स वाले मेथड जो जनरल आते हैं, मगर इसमें थोड़े अच्छे मेथड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि मैथ सबको आती है, आपको अच्छे अप्रोच चाहिए। तो फिर वहाँ से मैथ मैंने कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने पिनेकल लगाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर मस्ट है।
और उसमें ही वही मार्क क्वेश्चन कर रखे थे। और उस फिर ये था कि पेपर से पहले करंट मुद्दे करके पीडीएफ आती थी, उसमें 1250 क्वेश्चन एक्सट्रैक्टेड थे, तो वो मैंने 3-4 बार लगाई और अभी भी वही लगाता हूँ। अच्छा, तो इनका मेन था सबसे पहले सिलेबस आपने कंप्लीट किया बहुत अच्छे से सब्जेक्ट वाइज, और वो भी जो टीचर्स अभी नया ट्रेंड चल रहा है वो लंबा मेथड एक्स वेक्स वाला नहीं, आपको आजकल शॉर्टकट मेथड सब टीचर बताते हैं वहां से। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगा सकते हो, और उसके बाद कोई अच्छा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आप लगाओ। ये मैथ में अपने स्ट्रेटजी फॉलो किया और इसी को बार बार रिपीटेशन आपने किया। हाँ, मेरा उसमें बात वही था, मॉक दिया, मॉक में जो अच्छे क्वेश्चन मिले लिखा, उसको रिवाइज करा, क्योंकि एक टाइम पे आप 80-90% इन चीज़ों से हो जाएगा, मगर जो फाइनल टच देना है वो मॉक में जो अच्छे क्वेश्चन आए उसको करा, उसको डिस्कस करा, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको एकदम कॉम्प्लिकेटेड आपको स्ट्रेटजी नहीं रखनी, सिंपल रखनी है। जैसे इन्होंने बताया, सिंपल आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर लगाने हैं, कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मॉक लगाना है, बस ये रिपीट बार बार करते रहो, आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं इंग्लिश पे। ठीक है, इंग्लिश पे आपका स्ट्रेटजी क्या था? सबसे पहले तो आपको वोकैब्स याद करने पड़ेंगे 4-5 हज़ार। आपने वहाँ वो कहाँ से पढ़ा वो बता दीजिए पहले। मैंने वही टॉपर के इंटरव्यू देखे थे जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि नीतू मैम में पीछे है, किसी ने एसपी बच्चे, तो मैंने अपना माइंड तैयार करा कि मैं नीतू मैम पहले उसमें नीतू मैम वॉल्यूम 1 में जितने हैं वो करा, फिर एसपी बच्चे में कर लिया। तब मेरे को और किसी बुक का इतना आइडिया नहीं था जो कहते थे। और उसके बाद मैंने मॉक जो दे रहा था ना, मैं मॉक बहुत देता था, तो उसमें काफ़ी सारे थे, तो मेरी एक पूरी नोटबुक जो होती है 400-500 पेज की, वो वोकैब से भर गया, क्योंकि मैं उसमें लिखता था, उसके फुल एक्सप्लेनेशन लिखता था, मैं सिनोनिम वगैरह नहीं लिखता था, मैं फुल एक्सप्लेनेशन लिखता था। ठीक है, तो देखो मेहनत किया उन्होंने, मतलब वोकैब याद करने में एक तो पहले बुक से किया फॉलो उन्होंने, और उसके बाद अगर कहीं पे वोकैब मिल गया कोई नया वोकैब्स तो चुपचाप कॉपी पे लिख लेना, ताकि सिर्फ मॉक से, मैं न्यूज़पेपर वगैरह से नहीं लिखने जो आपको लगे कि हमें कुछ और ही। ठीक है, हाँ, तो न्यूज़पेपर वगैरह नहीं, अगर मॉक वॉक में मिल रहा है, कहीं पे क्वेश्चंस मिला, पढ़ते हुए कोई क्वेश्चंस मिल गया और उसमें कोई वोकैब नहीं आ रहा तो उन्होंने नोट डाउन कर लिया। तो बस सिंपल एक बुक नीतू मैडम का बुक से, जो कि मैंने भी वहीं से पढ़ा था उस टाइम पे जब तैयारी कर रहा था। नीतू मैडम को जो पीछे में वोकैब दिया हुआ उन्होंने सारा अच्छे से कर लिया था, और वही फॉलो किया था कि मैंने भी एक नोट कॉपी बना लिया था वोकैब्स का, जो भी नया वोकैब्स मिलते थे मैं उसमें लिख लेता था। ठीक है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेज, क्लोज टेस्ट, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी थोड़ा सा अपना है? मेरे को न्यूज़ रीड करने में तो वैसे ही अच्छा लगता था, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद इस साल मैंने जो अलग करा, क्योंकि एक इंग्लिश माध्यम का आता है, तो उसमें कहते हैं कि उन्होंने पहले क्या है कि वोकैब पूरा पढ़ा उससे, क्योंकि नीचे ना आर्टिकल देते हैं, उसका नीचे वोकैब दिया, फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि ये सब्जेक्ट है, तो इस साल उसको मेनली फॉलो किया। उससे पहले मैं रीड करता था, नॉवल पढ़ी है मैंने, जो मुझे मिल जाए पढ़ना मुझे अच्छा लगता था इंग्लिश में। अच्छा, तो रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना ना तो रीडिंग करते रहो जो भी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एग्जाम ही नहीं है, इंग्लिश तो पूरा लाइफस्टाइल है। हाँ, आपको लैंग्वेज पे कमांड करना है, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड कर लोगे, बाकी चीज़ें भी इजी हो जाएगा। ग्रामर के लिए फिर आपने क्या किया? वही नहीं तो मैम वॉल्यूम 1 करी थी, फिर उसके बाद वही मॉक देता था, मॉक में लिखे वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करा, उसको ही 5 दिन पढ़ा, तो फिर मतलब 5 दिन लिखा और 2 दिन रिवाइज करा, या किसी से डाउट पूछ लिया, कुछ ऐसा लगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आते गए उसको बस सॉल्व करते जाओ, कहीं पे लिखते जाओ और उनको रिपीट करते जाओ, धीरे धीरे करके अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ये इंग्लिश का स्ट्रेटजी था। अब हम चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में वही किसी सर की, मेरे को नाम तो नहीं याद है, कि उनकी प्लेलिस्ट कर ली थी एक बार, और उसके बाद वही मॉक देते रहे, और जो मेंस में थोड़ा चेंज आया था कि एनालिटिकल रीजनिंग भी आ गई थी, तो उसमें जो टीचर जैसे टॉपिक वाइज सर्च करा, जैसे एजम्पशन के होते हैं तो फिर सर्च करा जो मिल गया, क्योंकि उसमें आप कमांड नहीं बना सकते, एक बार आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। बाकी आप मॉक में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ो कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आपने नोट्स बनाया था इसके लिए? रीजनिंग के लिए बस वो 3-4 चैप्टर होते हैं ना, नंबर सीरीज जो इम्पोर्टेंट थे, हाँ, जिसमें दिक्कत आपको पैटर्न याद करने होते हैं, बस उनके लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो उन्होंने और मैथ्स के लिए तो नोट्स बनाया होगा? मैथ्स के लिए तो क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करी था 2021 में, तो उस टाइम 200 नंबर की मैथ आती थी मेंस में और 50 की, और मैथ बहुत डिसाइडिंग होता था, तो मैथ्स पे मैंने बहुत मेहनत करी थी उस टाइम पे। तो मैथ्स का नोट्स बनाया, और उसके बाद हाँ, मैथ्स में ये और एक चीज़ करी थी मैंने, वो जो फॉर्मूला वो क्या है, वो मैंने अलग से हर फॉर्मूला की लिख रखी है, और उसको मेरे को लगता है कि मैंने 50-60 बार तो उसको रिवाइज कर लिया होगा। अच्छा, अपना खुद हैंड रिटन या फिर बुक? नहीं, हैंड रिटन, मैंने खुद से वो फॉर्मूला लिखा। ठीक है,
तो मैंने भी सेम किया था। देखो मतलब सभी जितने भी रैंकर्स होते हैं ना, सबका स्ट्रेटजी देखो मतलब लगभग एक मिलेगा। हम भी टॉपरों से ही हाँ सीख के आए, हाँ जो वो बोलते हैं हाँ। उसको ही फॉलो करा, ये तो नहीं कि सेम टू सेम मैंने अपना नोट्स कॉपी तो मैथ्स का बनाया ही था, लेकिन सारे का पढ़ पढ़ के उसमें से जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी होते थे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था, उसका एक मैंने कॉपी बना लिया था और उसको भी मैंने 50-60 बार रख लिया था, और कि जस्ट सोचूं और वहां से निकल जाए मेरा फॉर्मूला, सोचना ना पड़े कि अरे यार क्या लिखा था। इतना बार रिपीट कर लो और लिख लिख के प्रैक्टिस करता था मैं फॉर्मूला। तो सेम ये भी बता रहे हैं। तो स्ट्रेटजी आप अगर जो टॉपर्स फॉलो कर रहे हैं ना, अगर आप भी फॉलो करोगे ना तो आराम से निकल जाओगे। ठीक है, तो ये है। अब हम 3 चीज़ हो गया। रीजनिंग का भी इन्होंने बता दिया कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जिनमें कंफ्यूजन होता है, उसका नोट्स बना लिया और प्रैक्टिस करता गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बस इतना। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, वो होता है जीके। जीके में आपने क्या फॉलो किया, एकदम अच्छे से बता दो थोड़ा सा डिटेल में, कि स्टार्टिंग से आपने क्या सोचा कि मुझे क्या करना है और क्या क्या चीज़ें की। मैंने जैसे 2021 में स्टार्ट करा था, तब तो जीएस का रोल कम था, उस टाइम मैंने पैटर्न हाँ। थोड़ा एनालाइज करा था, तो स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आते थे, जो कि कहाँ से नेशनल पार्क टाइप जो भी हैं, डैम्स हो गए, हाँ डैम्स हो गए, तो रिवर्स हो गया, तो वो ज़्यादा आते थे। ना कि हिस्ट्री वगैरह से 1-2 क्वेश्चन आते थे, मगर वहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते थे, तो मैंने उस पर बहुत कमांड बनाई थी, क्योंकि प्री में उसका भी रोल बहुत ज़्यादा है। अगर आपके प्री में मार्क्स अच्छे हैं, अब तो क्वालिफाइंग है, पहले वो था, तो वहाँ पे करा। फिर मगर जब 22 में आए तो जीएस का रोल बहुत चेंज हो चुका था, तो फिर मैंने नोट्स वगैरह देखे कि कहीं से कुछ मिल जाए, तो फिर मैंने नोट्स वगैरह पढ़े, उसको मैंने रिवाइज करा। फिर मगर ऐसा लगा कि और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो फिर जो 23 में करा, वो परमार सर ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैच लाया था। अच्छा। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि वो चीज़ें बार बार इतनी बार बता देते थे कि वो चीज़ें माइंड में बैठ गई। अच्छा, तो एक परमार कोचिंग है या फिर परमार सर का है, उन्होंने लास्ट में वहाँ पे लिया और वहाँ से उनको ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने वहीं से किया, बस जो बताया वही उतने वो और पिनाकल, परमार एसएससी, और फिर पिनाकल्स में पढ़ लेता था डेली 100-200 क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऐसा है कि प्रीवियस ईयर पे आपकी कमांड है तो एसएससी हो जाएगी। हाँ, एसएससी का मतलब प्रीवियस ईयर, मैं ये बोल दूंगा 5-6 साल का लास्ट का कर लो आप अच्छे से, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके अच्छे से एकदम रट्टा मार लो, समझो कि आपका कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आप बच्चे उसे को खुद ही कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि किसी टीचर ने नया बुक लॉन्च कर दिया, हाँ, तो उन्हें उसका लगता है देख कि लिया, कुछ नया कर हाँ। दिया। प्रीवियस ईयर रखो, और मैं बोलूंगा ना 90% बुक में मटेरियल एक ही होता है, हाँ, सारे का लगभग। प्रीवियस ईयर रखो, सॉर्टेड रखो, आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। जीके का भी एकदम सिंपल बनाओ, थ्योरी पहले कर लो कहीं से आराम से, और उस पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर लो। उसके लिए आप कोई भी रास्ता चुन सकते हो। अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे बुक से थ्योरी पढ़ते जाओ, किसी को बुक से हो जाता है तो उससे कर लो, या फिर किसी को वीडियो देखना तो वीडियो से थ्योरी कर लो, अपना नोट्स बना लो और प्रीवियस ईयर कर लो। इतना कर दो बस, आपको और कुछ कहीं भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं बोलना आसान है, लेकिन इसको कम से कम करने में आपको 6-8 महीने का टाइम लगता है, हाँ, और अच्छे से कंप्लीट करने में। रिवीजन बहुत जरूरी है। आप सिलेबस खत्म कर लोगे, मगर जो स्ट्राइक करेगा, क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस भी है, कहने को इतना है, मगर वो चीज़ें मॉक में स्ट्राइक करना, उसको उस तरह से सेकंडों में वो करना, तो वो चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। अब बाकी चीज़ों का रोल क्या रहा है, ये तो प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज हो गया। अब आपका कंसिस्टेंसी, मॉक टेस्ट, ये सब प्रीवियस ईयर रिवीजन, ये सब क्या इंपॉर्टेंट है और भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप क्या बोलोगे? सबसे ज़्यादा तो मैं मॉक बोलूँगा कि मॉक में कुछ भी मिला, उसमें भी जैसे टेक्स्ट बुक के मॉक है तो बहुत अच्छे, वो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं हुआ होता है, उनको लेके आते हैं, तो उसमें अगर उसको एनालिसिस बहुत अच्छे से कराए तो बहुत से चीज़ें हैं आपके वो ईजिली हो जाएंगी, है ना। आपको कोई नया क्वेश्चन मिला तो आप उससे सीखोगे तो आपके 2-3 कॉन्सेप्ट और भी रिवाइज हो जाएंगे। सेम इंग्लिश में है कि कुछ नया सीखने को मिला, तो मॉक देते रहो, फ्रिक्वेंसी अपने हिसाब से सेट करो। ऐसे नहीं कि 7 के 7 दिन दे रहे हो, हाँ। आपको जो लगे कि आप रिवाइज कर पाओ, ये नहीं कि 7 के 7 दिन दे रहे हो, कॉपी में लिख लिया और फिर वो रिवाइज की नहीं कर रहे, हाँ, लगातार मॉक ही देते रहो। हाँ, उसका मगर ये फिक्स रखो कि मॉक देने हैं, ये नहीं कि अब छोड़ दिया, अभी मार्क्स नहीं आ रहे, अब दूंगा मैं, पहले वो कर लो। हाँ। थोड़ा फ्रिक्वेंसी कम कर दो, आप 7 दिन ना दो कि 1 दिन दो, मगर देते रहो कि आपको पता चले जिस पे कमांड थी वो भी जा रही है, वो भी भूल रहे हो, तो उससे ये रहता है। मॉक टेस्ट आपको रेगुलर लगाते जाना, प्लस एनालिसिस मॉक्स का बहुत अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को फिर से देखना है, किसमें कितना टाइम लगा है, किसमें रुक गया, किसमें नहीं बना, और एक कॉपी रखनी है मॉक की ना। मॉक की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको रिवाइज करते रहना, रिवीजन करते रहोगे ना, आपको खुद ही पता चलेगा। जो वो रैंक बढ़ती जा रही है ना, अच्छी मतलब होती जा रही है, वो उसी कारण हो रही है, क्योंकि लोग जो ऐसा है कि एक बल्क है 300 पे बहुत लोग होंगे, मगर जैसे ऊपर ऊपर मार्क्स होते जाते हैं, बल्क कम होता है, तो वो वही ला के देंगे जो मॉक में क्वेश्चन आपके गलत हो रहा है, उसने अपनी गलतियों पे काम करा। ठीक है।
अब हम थोड़ा सा ये सब भी बातें करते हैं कि प्रिपरेशन का टाइम इजी नहीं होता है, सबको पता है। सारे एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं उनको भी पता होगा प्रिपरेशन का जो टाइम है बहुत डिफिकल्ट होता है। हमेशा लगता रहता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है कुछ। तो ये सब चीज़ें कैसे आपने टैकल किया कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी के लिए ये था अंदर से कि ऑफिसर बनना है, ऑफिसर का टैग होना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरी मम्मी अक्सर बोला करती थी कि वो तो अफसर है, तो वो चीज़ अंदर से था कि अफसर जैसा कुछ बनना है। बीटेक करने के बाद भी इसीलिए आया इस पे कि वो अफसर का टैग लेना, तो वो इनर मोटिवेशन थी, कोई रील वगैरह देख के मोटिवेट नहीं हो रहा था, तो कंसिस्टेंसी रहती थी। फिर ये था कि मॉक दे रहे हैं, तो मॉक में ये रहता है कि आप मॉक दे रहे हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो अगले दिन एक्साइटमेंट रहती है कि आज देता हूँ, आज कितने आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो वो चीज़ रहता था। मॉक सबसे ज़्यादा मैं अच्छा, ये अच्छी बात बोली कि मॉक के साथ एक लगाव बना लोगे ना, उसको देने में जब इंटरेस्ट आने लगेगा ना कि मॉक देना है यार, देना है, जब लगे ना कि अब मॉक देने का मजा आ रहा है, तो समझो कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी अब हो गई है। ये होता है एक टाइम पे, तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन लगेगा कि नहीं मॉक दे देते हैं, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स 140, 50, 60 जब आने लगते हैं तब मॉक देने का मन करने लगता है। उस समय समझो कि तुम्हारी तैयारी हो गई है, बस अब ब्रशअप करना रहता है ना, वो मॉक ही इम्प्रूव करेगा, और मॉक ही धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो इनका इनर मोटिवेशन था वही इनको आगे बढ़ाता था, ठीक है, वो ऑफिसर बनने का जो सपना था वही। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने गोल्स पे फोकस करोगे ना कि मुझे क्या बनना है, क्या मैं बनूंगा, उसको विजुलाइज करते रहोगे, उसको सोचते रहोगे ना, तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, और कहीं से मोटिवेशन आपको ज़्यादा मिल नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये होता था कि तो कंसिस्टेंसी तो हो गया, और कितने घंटे लगभग आप पढ़ाई करते, तो कैसे, ये थोड़ा सा है ये तो कि चेंज होता रहता था। चेंज तो होता ही रहेगा कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन होती है, आप हमेशा एक ही सिचुएशन में नहीं रहते। मगर मेरा था कि घर वालों का भी सपोर्ट था कि पढ़ाई करो, तो मैं टोटली टाइम डिवोट करता था जितना हो सकता था। ऐसा नहीं था मैं गिन के कि आज मैं 8 घंटे पढ़ लूंगा और फिर मैं हो जाएगा, टॉपर ने कहा था 8 घंटे से हो जाएगा, उसका क्या सिचुएशन था, वो किस कंडीशन मुझे नहीं पता। मेरे को था कि पढ़ना है, जितना टाइम मिल सके वो पढ़ाई को देना है। अच्छा, कितने अपने घर से पढ़ाई किया था, लाइब्रेरी से पढ़ाई किया था? शुरू में मैं घर से करता था, फिर बाद में लाइब्रेरी खुलने लग गई, पहले नहीं थी लाइब्रेरी। जब खुलने लगी कोविड के टाइम पे, क्या लोगों ने बताया कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है, तो फिर मैं लाइब्रेरी चला गया। लाइब्रेरी से आपको इफेक्ट दिखा होगा, थोड़ा ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको? हाँ, पहले मैं अकेला करता था तो फिर इतना पता नहीं चलता था, फिर लाइब्रेरी में कुछ अपने दो चार लोगों से बात होती थी, तो फिर अच्छा लगता था कि हाँ कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी में हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि लाइब्रेरी में जाओ। घर पे थोड़ा सा वो माहौल नहीं मिल पाता आपको, थोड़ा सा घुटन भी होने लगता है घर पे बैठे बैठे। हाँ, लाइब्रेरी जाओगे तो अपने टाइप के मेंटेलिटी के लोग मिल जाएंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा, क्या पढ़ रहे हो, वो क्या पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा भी बंदा दिख जाता है लाइब्रेरी में जो कि बहुत घंटे पढ़ता है, तो उससे मोटिवेशन मिल जाता है यार इतना। हाँ, और जैसे किसी का सिलेक्शन हो गया आपकी लाइब्रेरी से, तो आपको लगेगा कि हो रहा है। वैसे तो आप इंटरव्यू देखते हो मगर पता नहीं लग रहा होता कि किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। जब फिजिकली आप आसपास के लोग को सिलेक्टेड देखते हो तो आपका मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ता है। हाँ, तो पता लगता है कि वो कितनी देर बैठ रहा था, क्या उसमें वो होता है एटीट्यूड जो उसको सक्सेस दिलाई, तो वो आप उसमें अपने में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। अच्छा, आपने मटेरियल जो था बहुत लिमिटेड यूज़ किया। आजकल के लोग ना बहुत मटेरियल जुगाड़ लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, यूट्यूब का टाइम है, यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इतना मटेरियल से इतने बुक्स आ रहे हैं, तो आपने कैसे ये सब चीज़ों को किया है कंट्रोल में कि कम मटेरियल आपने यूज़ किया कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया? नहीं, कम करा, ज़्यादा तो करने का टाइम भी लिमिटेड ही है, सब पे वही 24 घंटे हैं, उसमें सब कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं करा। हाँ, जो टॉपर ने कहा था तो फिर उसको एक बार में कर लिया। फिर अपने हिसाब से जो नया ट्रेंड आया कि कुछ जैसे आवाज़ सैनी सर वो शॉर्ट्स वीडियो डाल देते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। मतलब कोई भी अच्छा क्वेश्चन आया तो उसका एक्सप्लेनेशन किसी टीचर से मिल गया, तो वो लाया बाद में कि मैथ हो गई मगर अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मगर ये डिसाइड करा था, ऐसे नहीं कि कोई भी टीचर ले रहा है उसमें फिर चले गए। हाँ, चले गए। आपको सिलेक्टेड चुनना पड़ेगा। अगर आप ना इतना बड़ा है ना, इतने जब समुद्र में कूद जाओगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किसको से देखूं किससे ना देखो। तो आपको लिमिटेड चुन लेना है कि हाँ ये 3-4 टीचर्स हैं, इनका मैं कुछ चीज़ें देख लूंगा जो मेरे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये नहीं कि जो भी वीडियो आ गया सामने आपको यूट्यूब पे उसको देखने लगोगे, तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। लिमिटेड लोगों का देखो, उन पे बिलीव करो, जिससे पढ़ रहे हो उन्हीं का अपना बेस्ट देने का कोशिश करो, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। सभी टीचर से सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि आप जो गगन प्रताप से पढ़ा उसी का होगा, आभास सैनी से पढ़ा उसी का होगा, या फिर राकेश यादव से पढ़ा। सभी टीचर्स अपने अपने लेवल में ठीक है, और उसको 100% बिलीव करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, आपने आजकल ना टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, वहाँ से लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो आपने टेलीग्राम यूट्यूब का कैसे हेल्प लिया?
सबसे? मेरी ज़िंदगी में मैं कहूँगा लाइफ टर्निंग मोमेंट ही था कि टेलीग्राम पे मुझे बहुत अच्छे ग्रुप मिले। अच्छा। उससे मुझे कभी ऐसा भी लगा कि मैं प्रिपरेशन में हूँ, बहुत स्ट्रेस हो रहा, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त मिले। तो वही था कि मैंने बताया कि मैं सबसे पहले अल्केमिस्ट में था, फिर वहाँ पे बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो कुछ लोगों जिनका नहीं हुआ या जो इम्प्रूवमेंट चाहते थे उन्होंने अनस्टॉपेबल बनाया, उसमें बहुत लोगों का हो गया। 21 में बहुत अच्छा मिला, 22 में अच्छा हुआ, मगर मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, तो फिर हमने 5-10 लोगों ने ही एक अचीवर्स नाम से बनाया, उसमें करे। तो मॉक के लिए ये रहता है कि ना अब सामने वाले ने दे दिया तो उसके मार्क्स भी पता चले। तो अब आपको भी मोटिवेशन ऐसे भी दे देखोगे टेक्स्ट बुक पे या लाइव पे तो लोग 360 या 190 195 भी आ रहे, मगर आपको पता है कि सामने वाला सेलेक्टेड है या मेरे जैसा है और उसके इतने आ रहे, तो वो क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज़ किया कि 4 5 6 7 फ्रेंड्स जो कि हैं, जब तैयारी कर रहे हैं सेम लेवल के हैं, कुछ सेलेक्टेड भी हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया और उसी में वो लोग पढ़ते थे साथ में। तो टेलीग्राम का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि 5 6 लोगों का ग्रुप। आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको मिलेगा नहीं, सर्च करके टेलीग्राम पे थोड़ा सा करना पड़ेगा, तब होगा ऐसा। आप जिस भी ग्रुप में हैं वहाँ पे सिंसियरली मॉक टेस्ट फॉलो करो, हाँ। ऑटोमेटिकली आपको ऐसे दोस्त मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये मेहनत कर रहा है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप जो भी कर रहे हो, बस मेरा ये मानना है कि उसको दिल से करो और आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ सकते हो और दोनों सबका सिलेक्शन हो ऐसे। हाँ। तो टेलीग्राम में अपने ऐसे सोशल मीडिया आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किया था बहुत, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब, इंस्टाग्राम? नहीं, मैं बहुत सोशल इंसान भी नहीं हूँ कि लोगों से बहुत इंटरेक्ट करना है, तो बहुत लिमिटेड था। लगभग मेरे पे इंस्टा वगैरह पे मैं तो फोटो भी नहीं डाल रखी। अच्छा, बस ठीक है, और वैसे ही। ओके। अच्छा ठीक है, अब लगभग मैक्सिमम चीज़ें बातें हो गई है। अब हम ना एक थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा और आपको तेज़ी से सवाल जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है कि अगर आपको फिर से आपको ऑप्शन दिया जाए ASOMEA और AAO इन दिल्ली, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? ऑलवेज ASO इन MA। मैंने बोला जैसे मुझे पार्लियामेंट और ये सब में थोड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, तो फिर ASO इन MA। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आप क्या प्रिफर करोगे, ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग? मैं ऑनलाइन करूँगा। ऑफलाइन में थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, आपको वहाँ पे जाके रहना पड़ेगा, खाना वाना। आप आजकल ऑनलाइन में बहुत अच्छे टीचर हैं, आप घर पे रहिए, घर पे लोगों से बात करते रहोगे तो वो स्ट्रेस भी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। खाने पे आप मम्मी पापा से मिल रहे तो सबसे बेस्ट है ऑनलाइन में आजकल बढ़िया बढ़िया टीचर, एकदम कम रेट में आपको तैयारी हो सकता है। वहाँ पे जाओगे 10,000 महीना खर्चा भी होगा और आपको तैयारी में भी बहुत सारी चीज़ें होगी। खाने को क्या मिलेगा, फैमिली नहीं मिलेगी, तो बहुत वो है। अच्छा, आप क्या प्रिफर करोगे, होम टाउन अपना होम स्टेट या फिर आप विदेश जाना चाहोगे? फॉरेन पोस्टिंग तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर अभी तो नहीं सोचा। अभी तो ये था कि दिल्ली में लेना है, उसके बाद देखेंगे कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो फॉरेन पोस्टिंग अगर मिलती है तो जाएंगे। एक्चुअली ऐसे दिल्ली से ही हैं तो इनको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए थी। अब आपको अगर 3 स्टार वर्दी वाली पोस्ट मिलेगी तो आप प्रिफर करोगे दिल्ली में? मैं फिर से वही कहूँगा कि मेरे को थोड़ा ये पार्लियामेंट वगैरह बिल्डिंग, आपका विजन आपका वही जाता होगा, पार्लियामेंट में बैठे हुए उसके आसपास के एरिया में। मुझे देखना था कि ऐसे कैसे काम करते हैं। काफ़ी वो है ना, दिल्ली में अपॉर्चुनिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि आपको IAS IPS बहुत सारे बड़े ऑफिसर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर सब आसपास वहीं पे रहते हैं, ठीक है? तो आपको बहुत जल्द ये पता चलने वाला है कि कैसे काम होता है, 1-2 महीने में आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब उसके बाद आप 3 चीज़ें आप बताओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए अगर SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और उनको सिलेक्शन के लिए। मैं यही कहूँगा फिर से कि मॉक, कंसिस्टेंसी, इनर मोटिवेशन। मॉक, कंसिस्टेंसी और इनर मोटिवेशन रखो। इनर मोटिवेशन कहाँ से आएगा आपका? कोई पर्पस आपको होना चाहिए, हाँ, कि क्यों अचीव करना चाहते हैं, क्यों अचीव करना चाहते हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन होगा लाइफ में, सबका ही होता है, कोई कितना भी अच्छे बैकग्राउंड से या कितना भी लो बैकग्राउंड से, तो उसके लाइफ में ऐसा कुछ आता है कि जिससे उसे डिसाइड करना होता है, वो चीज़ बार बार आपको याद आती रहती है कि याद आती रहती है, और वही आपको मोटिवेट करता, नहीं यार वो मुझे करना, वो अचीव करना है, उसको दूर करना है या फिर ऐसे करना है, ठीक है? तो आपने क्या बताया, मॉक बहुत बताया, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर मोटिवेशन और इनर मोटिवेशन। प्लेटफॉर्म बताइए, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ किया आपने प्रिपरेशन के टाइम पे? टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पे बोलूँगा कि दोस्त बहुत अच्छे थे, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि बहुत प्रिपरेशन में है या बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मतलब दूर भी रहते थे दोस्त, लेकिन टेलीग्राम पे जुड़े हो तो पास में। दोस्त दूर है, मगर ऐसा लगता था कि हम अपने से ही बात कर रहे हैं। उनकी ऐसी इतनी सिमिलरिटी हमारी मैच हो गई थी कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ग्रुप अच्छा होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ग्रुप में अगर कहीं गलती से चले गए ना जहाँ पे पढ़ाई नहीं करने वाले, तो आप भी उसी टाइप के बन जाओगे। लेकिन आप उस ग्रुप में चले गए जहाँ पे सब लोग सिंसियर हैं, तो आप भी विद द टाइम आप उसी टाइप के बन जाते हो, होता है।
मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आते थे स्टार्टिंग में, और कितने मार्क्स आपने फाइनली अटेम्प्ट अचीव किया एग्जाम में? प्री में मेरे स्टार्टिंग में तो वही सब स्टार्ट कराया था तो 105 ऐसे ही आते थे। फिर फाइनल तो ये इस साल प्री में सबसे मैक्सिमम 180 आए थे। अच्छा, 180 मार्क्स आए हैं, ठीक है। बाकी एवरेज रहता था 160 के आसपास। फाइनली आपको ना सीजीएल 2023-24 का जो एग्जाम होने वाला है, सितंबर में होने वाला है, उनके लिए छोटा सा एक मैसेज दे दो कि उनकी क्या तैयारी करनी चाहिए। 1 मिनट में आप बता दो कि क्या करना चाहिए उनको। अपने छोटे भाई बहन को आप सजेशन क्या देते 2024 में अगर तैयारी कर रहे हो? सबसे पहले तो ये पता करो आप स्टैंड कहाँ करते हो। कोई बिगनर होगा, कोई रिपीटर होगा, किसी को होम टाउन चाहिए होगा, तो आप पता करो कि आप कहाँ पे हो। उसके बाद ये देखो कि आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बिगनर को सारे सब्जेक्ट इक्वली बढ़ाने की ज़रूरत है, मगर कोई होगा जिसका होम टाउन या कोई पोस्ट रह गई होगी जीएस के कारण, मैथ के कारण, इस बार मैथ्स हार्ड थी, तो पहले वो पता करो, फिर उस चीज़ पे काम करो। ये नहीं कि फिर से वही मुगल पढ़ने लग गए, या जो चीज़ आती है उस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय जो नई चीज़ है पहले उसको इम्प्रूव करो, उसको अच्छा कर लो, फिर ओवरऑल लेके चलो। ठीक है, अपना जो भी है अपना देख लो कि आप किस लेवल पे हो, और उसके हिसाब से अपने आप को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करो, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें तो उन्होंने बताया ही कि मॉक्स रेगुलर लगाते रहो और कंसिस्टेंट रहो पढ़ाई में लगातार। अगर आपका 8 महीने बाद एग्जाम है तो ये मत सोचो कि 8 महीने बाद है, अभी से लगना शुरू करो, क्योंकि उनका 2 अटेम्प्ट में उन्होंने सिंसियरली पढ़ाई किया है, ठीक है। फिर भी उनको पहला अटेम्प्ट में मेरिट से आउट हो गए, तो ऐसा ना हो कि आप एकदम नज़दीक जाकर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे की वजह से, थोड़ा सा नहीं ध्यान देने की वजह से आप मेरिट आउट हो जाओ। तो आप कंसिस्टेंट रहो, एक बार 1 साल मेहनत कर दो, फिर उसके बाद जो दूसरा जो फेज ऑफ लाइफ आएगा फिर उसको एंजॉय करना आप अपना, ठीक है। तो मेहनत करते रहो इसी तरह से। तो थैंक यू सो मच थैंक यू नीरज आने के लिए, और मेरे जो जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं लोग, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय।